हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टीचिंग मेथड। तो आपको पता है क्लास में ना आप वेरियस टीचिंग मेथड्स से पढ़ाते हो और पढ़े भी हो आज तक। तो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको किस किस ने दिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ना यहाँ से बनता है कि ये टीचिंग मेथड किसने दिया है। तो बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, उनमें से पहला जो मेथड है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको किसने दिया था? सुकरात ने दिया है जिसको। तो क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब है, सुकरात ऐसा मानते थे जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, फिर वो बच्चों को उसका आंसर ढूंढने देते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है सुकरात ने। उसके बाद आता है रोल प्ले मेथड, ये दिया है जेसी मोरेनो ने। तो रोल प्ले होता क्या है? जब है ना किसी कैरेक्टर को आप प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको लगता था कोई भी चीज है ना आप रोल प्ले करके बहुत अच्छा समझ सकते हो। जैसे कि सोचो आपको है ना एक पायलट बनना है, ठीक है, तो एक पायलट का रोल मैं अगर आपको दूं तो आपको पता चलेगा उसको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उसको क्या क्या टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप कैसे सीखोगे? रोल प्ले मेथड से सीखोगे, ठीक है। ये मेथड दिया है जेसी मोरेनो ने। उसके बाद आता है सोशियोमेट्री मेथड। सोशियोमेट्री मेथड दिया है जैकोब एल मोरेनो ने, ठीक है। तो दो मोरेनो है, लेकिन रोल प्ले मेथड दिया है जेसी मोरेनो ने और सोशियोमेट्री मेथड दिया है जैकोब एल मोरेनो ने। उसके बाद है ना, अगर आप सबने बीएड किया है तो आपने ना माइक्रो टीचिंग सीखा है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है जब आप ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में और बहुत ही लेस स्टूडेंट्स के साथ किसी चीज को कर रहे होते हो और एक टाइम पे ना आप एक स्किल पे ध्यान दे रहे होते हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? माइक्रो टीचिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग किसने दी है? DWLN ने। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जो दिया है AF ऑसबर्न ने। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का मतलब क्या होता है? जैसे आपको है ना एक प्रॉब्लम पोज की गई, आपको एक प्रॉब्लम बताई गई और आप है ना उस पर बैठ के सोच रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आप सबके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो आप क्या करते हो? कभी कभी आप कहते हो ना कि मैं ना उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये दिया है AF ऑसबर्न ने। उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग, बीएड में आपने है ना BF स्किनर की थ्योरी भी पढ़ी है, तो इन्होंने जो टीचिंग मेथड डेवलप किया है वो क्या है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है ना आप सबने लेसन प्लान बनाए हैं अपने बीएड में, डीएलएड में, डाइट में, ठीक है। तो लेसन प्लान, तो 5 स्टेप लेसन प्लान जो है वो किसने बनाया, किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट हर्बर्ट ने दिया है। इसलिए कभी कभी है ना हम इसको हर्बर्टियन लेसन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप लेसन प्लान दिया है हर्बर्ट ने। उसके बाद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग दिया है BF स्किनर ने, लेकिन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया है नॉर्मन ए काउडर ने, ठीक है। आपको ये सारे नाम है ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से ना वो कोई भी नाम पूछ सकता है। मोस्टली है ना क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड AF ऑसबर्न ने दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विनेट का मेथड ये दिया है कार्ल्टन वॉशबर्न ने। बेसिक एजुकेशन, तो आप सबने है ना एक सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो गांधी जी है ना वो ऐसा मानते थे कि जैसे नई तालीम भी कहा जाता है। बेसिक एजुकेशन से उनका मतलब था कि हमें है ना स्टूडेंट को जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें है ना उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी सिखा देनी चाहिए जिससे है ना वो अपना खुद का कोई काम शुरू कर पाए, पैसे भी कमा पाए, यानी कि वो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो इसको हमें ना बेसिक एजुकेशन कहते हैं और ये किसने दिए? गांधी जी ने दिए, महात्मा गांधी। उसके बाद आता है इमिटेशन मेथड, जो दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था? उन्होंने ना बोबो डॉल पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को है ना एक बहुत ही वायलेंट मूवी दिखाई जिसमें ना बहुत ज्यादा मार पिटाई हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बच्चों को है ना एक बोबो डॉल दी। आप सबने बोबो डॉल को देखा होगा। बोबो डॉल वो डॉल होती है जिसमें ना आप जिसको आप हिट करते हो और वो दोबारा से उसी पोजीशन पे आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि उन बच्चों को वो मूवी दिखाने के बाद जब उन्होंने बॉबी डॉल उनको दी, तो उन्होंने क्या किया, बॉबी डॉल के साथ बच्चों ने उसको बहुत मारा जैसा उन्होंने मूवी में देखा था। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि बच्चे है ना इमिटेशन से सीखते हैं, यानी कि किसी की नकल उतार कर वो सीखते हैं, किसी को देख के वो सीखते हैं, ठीक है। तो इमिटेशन मेथड दिया है एल्बर्ट बेंडूरा ने। उसके बाद आता है प्लेवे मेथड। तो आपको पता है प्लेवे मेथड दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ये उनका बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी मेथड, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये दोनों है ना आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेवे मेथड में क्या होता है, आपको पता है ना आजकल हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, प्लेवे स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। तो प्लेवे स्कूल जहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आया है किंडरगार्टन का, क्योंकि जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे वो एक नेचुरलिस्ट थे। वो मानते थे कि बच्चे है ना नेचर के साथ सबसे ज्यादा सीखते हैं, और वो है ना स्कूल को इसलिए ना किंडरगार्टन की तरह मानते थे। उनको लगता था कि स्कूल जो है वो बागीचा होता है, ठीक है, बच्चों का बागीचा है और उस बागीचे का जो माली है वो टीचर है, ठीक है। टीचर जो है वो माली का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उनका ध्यान रखता है, उन बच्चों का ध्यान रखता है, उन्हें सिखाने में मदद करता है। और वो है ना नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट हम उन लोगों को बुलाते हैं जो मानते हैं कि नेचर जो है वो बेस्ट टीचर है। मारिया मॉन्टेसरी भी जो थी वो भी नेचुरलिस्ट थी, वो भी यही मानती थी, ठीक है। और वो है ना कोलैबोरेटिव प्ले का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के थ्रू वो बच्चों को सिखाने में बिलीव करती थी। तो बहुत ही छोटे बच्चों की जो एजुकेशन होती है उनमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेडरिक फ्रोबेल, इन्होंने प्लेवे मेथड दिया है, और मॉन्टेसरी मेथड जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है।
उसके बाद आता है डाल्टन मेथड। तो डाल्टन मेथड, इसको है ना लैब मेथड भी कहते हैं, ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। तो वो है ना इसमें है ना जॉन डाल्टन का नाम भी आपको दे देंगे, तो आपको लगेगा डाल्टन मेथड है, डाल्टन ने दिया होगा। जैसे मॉन्टेसरी मेथड जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डाल्टन मेथड है ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मतलब इसका नाम डाल्टन मेथड क्यों, क्योंकि उन्होंने है ना ये यूएस के एक शहर का नाम डाल्टन है, वहां पर इनके ये लैब स्कूल हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम, इस मेथड का नाम डाल्टन मेथड है। ठीक है, तो अगर जॉन डाल्टन ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं है, हेलन पार्कहर्स्ट आंसर में। उसके बाद आता है इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको है ना हम हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, यानी कि मैंने पहले आपको एक ऐसी बात बताई जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते थे, फिर हम उससे है ना उस बात की तरफ जाएंगे जिसको आप अभी नहीं जानते। फिर इसमें है ना पहले हम आपको एक हाइपोथेसिस देंगे, हाइपोथेसिस से आप रूल तक पहुंचेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगी, एग्जाम्पल से आप क्या करेंगे, रूल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होता है, ये इंडक्टिव मेथड होता है, ये भी अरस्तु ने दिया है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड जिसको हम निगमन विधि कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये भी अरस्तु ने दी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपोजिट होता है, इसमें पहले आपको रूल बता दिए जाते हैं, रूल से आपको एग्जाम्पल तक जाना होता है। ठीक है, डिड्यूस करना है आपको, कोई भी चीज है ना डिड्यूस करनी है, उस तक पहुंचना है कि कैसे हुई ये चीज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्राट ने दिया है, इंडक्टिव मेथड अरिस्टोटल ने दिया है, डिडक्टिव मेथड भी अरस्तु ने दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये ना एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और मोस्टली है ना इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपको ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपसे ना उनके बारे में सोल्यूशन ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब है ना आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, उसके डिफरेंट सोल्यूशन जब आप इमेजिन करना शुरू करते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइपोथेसिस बुलाते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड जो W.H. किलपैट्रिक ने दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मेथड जो है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है। ठीक है, इसमें ना आप टीम वर्क सीखते हो। ठीक है, ग्रुप वर्क। प्रोजेक्ट क्या होता है, मोस्टली आपको जब भी अगर कभी स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर ऑफिसेज में भी प्रोजेक्ट मिलते हैं या फिर आप जब टीचिंग मेथड करो तो वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, तो इसमें आप कोलैबोरेशन सीखते हो, दूसरों के साथ काम करना सीखते हो, आपके अंदर है ना पेशेंस डेवलप होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, तो आप है ना डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों के साथ काम करना सीखते हो। उसके बाद आता है डिस्कवरी मेथड। ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड होता क्या है, तो डिस्कवरी मेथड का मतलब होता है खोज करना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी मेथड। ठीक है, इसके साथ ना हम किसी एक इंसान का नाम नहीं जोड़ सकते, इसलिए है ना कुछ मेथड्स के कोई ये किसने दिया है ये नहीं बताया गया, क्यों, क्योंकि उनके बारे में ना हमें पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं डेडिकेट कर सकते हम। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो मोस्टली अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आप साइंस के टीचर हैं तो आपको पता होगा साइंस में ना बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, तो साइंस की स्टडी के लिए ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ है ना प्रेजेंट कर रहे हो और वो उसके थ्रू आप किसी को पढ़ा रहे हो। तो सोचो जैसे मुझे है ना बच्चों को बोन्स के बारे में पढ़ाना है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ाना है, तो मैं ना एक स्केलेटल सिस्टम लेके आऊंगी और बच्चों को वो दिखाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। उसके अलावा अगर मुझे फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स सिखाने हैं तो मैं एक फ्लावर को लेके आऊंगी और बताऊंगी कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं। तो ऐसे तरीका, बल्कि आप सोशल साइंस में भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लोब लेके आए हो तो आप क्या कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना। ठीक है, तो आप सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को लिंक करते हैं साइंस एंड सोशल साइंस, क्योंकि वो भी एक टाइप से साइंस है ना। उसके बाद आता है एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस मेथड का मतलब क्या होता है, जिससे हम कंक्लूजन से पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, एनालाइज करना है आपको सिचुएशन को, आपको ना किसी बात का एंड बता दिया गया है, अब आपको है ना ये पहुंचना है कि यहाँ तक आने के लिए क्या क्या चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो आप जब है ना कंक्लूजन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की ये होने से पहले क्या क्या हुआ, सोचो एक जगह पे है ना एक प्रॉब्लम आ गई, एक स्कूल में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जब है ना आपको ये बताया, आपसे ये पूछा जाए कि ये प्रॉब्लम, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो जब आप है ना धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ेंगे, पार्ट्स तक पहुंचेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस कर रहे हो आप। उसके बाद आता है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड एनालिसिस का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है उनको जोड़ के अब होल बना देना है, यानी कि आप है ना कंप्लीट कर रहे हो किसी चीज को। जैसे मैंने आपको ना पजल के डिफरेंट डिफरेंट पीसेस दिए, आपने उन सबको जोड़ के एक पूरा पजल मुझे सॉल्व करके दिखा दिया, तो आपने क्या किया, कंबाइन पार्ट्स टू फॉर्म होल, आपने पूरी चीज बना दी है। तो ये क्या मेथड है, आपने कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया है, सिंथेसिस मेथड है। उसकी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जिसमें ना आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है और आप उनको सॉल्व करते हो। ये नॉर्मल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और कभी कभी है ना हम इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि सोचिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और हमने बच्चों से कहा कि आजकल है ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप कोई सोल्यूशन बता सकते हो,
और सोचो बच्चे है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने लगे और उन्होंने ना बहुत अच्छा सोल्यूशन कोई निकाल दिया, तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ। उसके बाद आता है ड्रिल मेथड, ये है ना बचपन से हम यूज करते हैं, तो इसमें है ना रिपीटेशन वर्क करता है। तो ड्रिल मेथड का मतलब होता है आपसे ना मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको है ना बार बार टीचर बोल रही है इसको करो करो करो, तो आप इसको ना रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो जब तक आप परफेक्टली वो क्वेश्चन सीख नहीं गए हो, तो ये क्या है, ड्रिल मेथड है। ठीक है, आजकल हम ड्रिल मेथड को इतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि आजकल हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रटवाना नहीं है। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि सोचो मैं एक मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। लेकिन ड्रिल मेथड होता क्या है आपको पता होना चाहिए, आज भी स्कूलों में बहुत यूज होता है और हमें भी यूज करना पड़ेगा। आप है ना इनको बार बार याद करोगे तभी आपको याद होगा ना, तो ये क्या है, ड्रिल मेथड है। कॉन्टिन्यूसली आप एक चीज को याद करते रहोगे जब तक आपको याद ना हो जाए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो AF ऑसबर्न ने दिया है। ठीक है, डिस्कशन मेथड क्या होता है, तो डिस्कशन मेथड का मतलब होता है जब है ना हम बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि अच्छा बताइए आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हो रहा है ना फैमिली डिस्कशन चल रहा है या फिर टीचर्स के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो ये क्या होता है, जब आप है ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, अपने सजेशन देते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं, इससे क्या होता है आपके अंदर है ना पेशेंस डेवलप होते हैं, टॉलरेंस डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि सोचो आप एक ऐसे इंसान हो जो ना अपनी बात हमेशा कहता है लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनता है, लेकिन अगर आपको डिस्कशन मेथड के थ्रू सिखाया जाए तो आप है ना समझोगे कि दूसरों की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ऐसा इंसान दे जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है ट्यूटोरियल मेथड, तो ट्यूटोरियल कुछ नहीं होता है, ये इसे को है ना ट्यूशन की तरह समझ सकते हो। तो ट्यूटोरियल का मतलब है जैसे आपको है ना कोई चीज बनानी है और आपको पता नहीं कि वो कैसे करता है, तो आप है ना किसी वीडियो को देख के या फिर किसी इंसान को देख के अगर वो चीज सीख रहे हो, तो ये क्या है, ट्यूटोरियल मेथड है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक मेथड, तो टेक्स्ट बुक मेथड वो है जो आज भी हमारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम है ना बुक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं और बुक्स जो होती है ना वो साइकोलॉजिकली फ्रेम्ड है। अब साइकोलॉजिकली फ्रेम्ड होने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली फ्रेम होने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक नर्सरी का बच्चा है और मैं उसको एक पूरी टेक्स्ट बुक दे दूंगी जिसमें ना सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। छोटे बच्चों को ना हम ऐसी किताब देते हैं जो है ना जिसमें पिक्चर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे है ना पिक्चर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्टोरीज ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपको देखा है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो प्रिंट है बुक का वो छोटा होते जाता है, उसमें जो पिक्चर्स की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिकली अब हमारा ब्रेन है ना वर्ड्स पढ़ने के लिए ज्यादा रेडी हो गया। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को मैं एक ऐसी मोटी सी बुक दे दूं जिसपे सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको नहीं पढ़ेगा, खोलना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जब भी बनाई जाती है वो एज के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। उसके बाद आता है लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड जिसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि बहुत सालों से चले आ रहा है, बहुत पुराना मेथड है और ये ना टीचर सेंटर्ड है। इसमें ना टीचर होती है ना, मतलब आपने देखा ना आज आप बोलते हो जब आप बड़े हो जाते हो आप बोलते हो आज मेरा लेक्चर है। ठीक है, मतलब तो उसमें क्या होता है आपके टीचर है ना आप सब सुन रहे होते हो, ठीक है, आप सब पैसिव लर्नर्स हो और टीचर आपकी बोल रही होती है। लेकिन इसके भी कुछ फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं, अगर आप है ना बहुत सारा कोर्स एक बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कराना चाहते हो तो लेक्चर मेथड के थ्रू कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हम हर चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन लेक्चर मेथड है ना मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लेता है। उसके बाद लेक्चर मेथड चीप होने के साथ साथ क्या है, शॉर्ट स्पेन लगता है, इसमें ज्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगाने पड़ते आपको। अगर मैं आपको है ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाने लगूँ हर चीज, तो हर चीज का डायग्राम मेरे को बनवाना पड़ेगा, हर चीज का मॉडल मेरे को बनवाना पड़ेगा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर की जो नॉलेज है वो आके उसे बताएगा, उसके थ्रू आपको वो बात समझा देगा। तो ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, बहुत ही चीप मेथड है, मतलब बहुत कम पैसे इसमें खर्च होते हैं। और उसके अलावा क्या है, बहुत ही शॉर्ट स्पेन में ना बहुत सारा कोर्स कवर हो जाता है आपका। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो आपको पता है आजकल तो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, लेकिन बहुत पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं जब गुरुकुल का जमाना हुआ करता था तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती, तो वो क्या करते थे स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाए जाते। आज भी हम स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हैं लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन पहले ना स्टोरी टेलिंग मेथड सबके लिए ही यूज होते थे, इसलिए ये ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें आपका फोकस बढ़ता है। आप सोचो आप कोई बात है ना सिर्फ सुन ही सकते हो, वो बाद में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप है ना स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर उसको आप बाद में पढ़ लोगे, ऐसा ऑप्शन आपके पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपकी फोकस और इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, इससे मोरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो कहानियां होती है वो मोरल डेवलपमेंट के थ्रू सिखाई जाती है, तो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो सुनने की ताकत है वो इंक्रीज होती है, आपके पेशेंस डेवलप होते हैं, क्योंकि जब आप कोई बात सुन रहे होते हैं तो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो बाद में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो चीज़ है ना रिटर्न में आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ये हमारे सारे मेथड्स थे। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।
और मैंने सीटेट की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है 2024 के लिए, जिसमें हम चारों इंपॉर्टेंट थियरीज कर चुके हैं, जेंडर का टॉपिक भी कर चुके हैं और सोशलाइजेशन का टॉपिक भी कर चुके हैं।